मोमल लाउंज में कालीन पर बैठी सामने मनाहिल को फ्रूट्स खिला रही थी, जो बुरे बुरे मुंह बनाती फ्रूट खाने के साथ साथ पास बिखरे ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी। वो 3 साल की हो चुकी थी, पर उसने अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत देर से बोलना शुरू किया था। वो बातें तो करती थी, लेकिन तोड़ फोड़ कर। मीनू बश। इससे पहले कि मोमल एक और पीस उसके मुंह में डालती, मनाहिल जल्दी से बोलकर अपने होंठों पर अपने छोटे छोटे हाथ जमा गए। उसकी हरकत पर मोमल को उस पर बेतहाशा प्यार आया, पर यह वक्त प्यार दिखाने का नहीं था। मनाहिल खाने के मामले में बहुत चोर थी, जिसकी वजह से मोमल को उसके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ती थी। क्यों बश? मीनू को जल्दी जल्दी बड़ा नहीं होना क्या? अगर मीनू फ्रूट्स नहीं खाएगी, दूध नहीं पिएगी, तो जल्दी जल्दी बड़ी कैसे होगी? हाँ ओके, अगर मीनू ने बड़ा नहीं होना तो कोई बात नहीं, हम नहीं खाते फ्रूट्स। वो कहते साथ ही हाथ पीछे करने लगी, जब मनाहिल उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ गई। मीनू को बड़ा होना। जवाब मोमल की सोच के ऐन मुताबिक ही आया था। मीनू को जल्दी जल्दी बड़ा होने का बहुत शौक था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मोमल अक्सर उसे ज़्यादा खिला दिया करती। ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी भी लाउंज में सोफे पर बैठी बातों में मगन थी, पर ईशा आफरीदी का ध्यान मोमल और मनाहिल में ही लगा था। जिस तरह मोमल मनाहिल को संभाल रही थी, कोई और नहीं संभाल सकता था। कल को मोमल की शादी हो जाती तो मनाहिल को कौन संभालता? बासिम किसी भी सूरत शादी के लिए रजामंद नहीं था। उसका कहना था कि उसे एक दफ़ा ही शादी करनी थी और वो कर चुका। उसकी ज़िंदगी में मज़ीद किसी की गुंजाइश नहीं है अब। ईशा आफरीदी मोमल को अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर एक तो मोमल उम्र में बासिम से काफ़ी छोटी थी, और साथ ही साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी भी। उन्हें मोमल बहुत अजीज़ थी, बिल्कुल बेटी की तरह, इसलिए वो उस पर ऐसा जुल्म करना भी नहीं चाहती थी। उनकी सोचों में खलल फरीहा आफरीदी की आवाज़ ने डाला। भाभी, आप सुन रही हैं? फरीहा आफरीदी के इस्तफसार करने पर वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी। मैं कह रही थी कि मेरी दोस्त है ना जो मिसेस रहमान, वो अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आना चाह रही हैं मोमल के लिए। अरसल तो रजामंदी दे चुके हैं। वो कह रहे थे कि मैं 1-2 दिन में इनवाइट कर लूँ उनकी फैमिली को। आप क्या कहती हैं? ईशा आफरीदी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। हाँ, तुम इनवाइट कर लो उन्हें, बहुत अच्छी फैमिली है, हमारी मोमल बहुत खुश रहेगी। उनको बुला लो, वो एक दफ़ा मिल ले मोमल से। और सुनो फरीहा, मोमल की रजामंदी ज़रूर लेना, उस पर कोई फ़ैसला मत थोप देना। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, मज़ीद और कितने साल जी लेंगे हम, पर हमारी औलाद को पूरी ज़िंदगी का मामला है। हमारी बेटी को उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है जिसके साथ हम उसे बांध देंगे। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारी बेटी हमारी इज्जत की खातिर, हमारा मान रखने के लिए हमारे आगे सर तो झुका देगी, पर दिल मर जाएगा उसका। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर माँ बाप के कुछ फैसले औलाद के लिए उम्र भर का रोग बन जाते हैं और उनकी आंखों की चमक और चेहरे की रौनक छीन लेते हैं। इसलिए जो भी फैसला करो उसकी रजामंदी से करना। उनकी बात सुनती फरीहा आफरीदी इस बात में सर हिलाती बासिम को देखने लगी। मोमल बेटा, आप कल शाम अच्छे से रेडी हो जाइएगा, आपको देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। उनकी बात पर जहां मोमल हवन्नक बनी, वहीं बासिम आफरीदी के कदम भी साकित हुए थे। गर्दन मोड़कर कालीन पर बैठी मोमल को देखने लगा, जो मनाहिल को गोद में लिए बैठी थी और जो उसकी लंबी चोटी से खेल रही थी। बासिम की नज़रें उसकी चोटी में उलझ गई। मोमल जो कुछ और ही बोलने वाली थी, बासिम को देखकर सर हिला गई। जी बड़ी माँ, मैं रेडी हो जाऊंगी वक्त पर ही, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो बासिम उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर लब भींच गया। झूठी। वो बुड़बुड़ाकर सर झटकता अपनी माँ और छोटी माँ को सलाम करता तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके जाने के बाद मोमल अपनी नम होती आंखों को छुपाती मनाहिल के खिलौने समेटने लगी। ईशा आफरीदी ने बहुत बारीक बीनी से यह सारा मंजर देखा था। रात जब नूरिया लिबास तब्दील करके कमरे में आई तो कमरा खाली पड़ा था। राजा कमरे में कहीं नहीं था। वो नज़रें घुमाती कमरे का जायजा लेने लगी। दरमियाने साइज का कमरा, जिसकी छत और दीवारों पर सफ़ेद रंग हुआ था। रूम के बीचों बीच पड़ा बेड, जिसे देखने से अंदाज़ा होता था कि नया खरीदा गया है। बेड के सामने पड़ा ड्रेसिंग टेबल और उसके साथ वाली दीवार के साथ लगी लकड़ी की अलमारी के अलावा कमरे में एक 2 सीटर सोफ़ा भी मौजूद था। कमरे पर एक नज़र डालकर वो बेड की तरफ बढ़कर चादर ओढ़कर लेट गई। जल्दी से आंखें बंद कर गई ताकि राजा के कमरे में आने से पहले ही सो जाए। उसके सोने की यकीन दहानी करता जब वो कमरे में आया तो सामने चादर सीने तक ओढ़े, एक बाजू सीने पर जबकि दूसरा सर पर रखे ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही थी। भारी जोड़े की जगह उस वक्त हल्का फुल्का गुलाबी लिबास पहन रखा था, जो उसकी गुलाबी रंगत पर बहुत खिल भी रहा था।
वो खुद भी लिबास तब्दील करके उस वक्त काले रंग के ट्राउज़र शर्ट में मौजूद था। वो अपने पीछे मौजूद दरवाजे को आहिस्तगी से लॉक करता बेड की तरफ बढ़ गया। लेटने के बाद धीरे से नूरिया की तरफ खिसका और नरमी से उसका सर उठाकर अपने बाजू पर रख गया। नूरिया नींद में ही थोड़ा सा कसमसाकर दोबारा गहरी नींद में चली गई। मेरी मासूम रानी। वो उसके मासूम चेहरे को देखता, उसके माथे पर बोसा देकर हल्की सी उसके कान में सरगोशी करता खुद भी आंखें मूंद गया। सुबह राजा की आंख खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने सीने पर पड़ी नूरिया पर गई, जो सर उसके सीने पर रखे आधी उसके ऊपर जबकि आधी बेड पर लेटी थी। होश में उसके करीब आने से डरने वाली, उस वक्त लापरवाही से उसके करीब तरीन मौजूद थी। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। झुककर उसके गाल छूता, उसे नरमी से बिस्तर पर लेटाकर वो खुद अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी से आतशी रंग का कामदार जोड़ा निकाला और अलमारी के बाहर लटकाने के बाद अपने कपड़े लेता बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आया तो वो अभी तक सो रही थी। उसे यूं ही छोड़कर वो घर से बाहर निकल गया। आधे घंटे के बाद घर वापस आया तो हाथ में पकड़े शॉपर किचन में रखे और कमरे का रुख किया। कमरे की लाइट जलती देख उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो जाग गई है। वो सीटी की धुन बजाता कमरे में दाखिल होने लगा, पर ठिठक कर दरवाजे पर ही रुक गया और खुमार भरी नज़रों से नूरिया को देखने लगा, जो उसके मुंतखब करता आछी लिबास में निखरी सी शीशे के आगे खड़ी अपनी जुल्फ़ें संवार रही थी। बेफिक्री से कंघा बालों में चलाते नूरिया की नज़र अचानक शीशे पर पड़ी तो शर्म से पानी पानी हुई, क्योंकि वो दुपट्टे के बगैर खड़ी थी और राजा टिकटिकी बांधे उसे तकता चला जा रहा था। उसने कंघा नीचे तेजी से रखा और बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर गले में डाला। नजरें झुकाकर खड़ी दोनों हाथ मसलने लगी। राजा भी होश में आता कमरे में दाखिल हुआ और ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। मेरी रानी को भूख तो लगी होगी ना, चलो नाश्ता करें। वो उसका जवाब सुने बगैर उसका हाथ थामकर उसे बाहर सेन में पड़े तख्त के पास ले आया। खुद उसे बिठाकर किचन की तरफ चला गया। कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ी ट्रे हाथ में पकड़े बाहर आया जिसमें नाश्ते के लवाजमात धरे थे। ट्रे दरमियान में रखने के बाद वो दूसरी तरफ आकर बैठ गया और प्लेट में खाना निकालने लगा। नूरिया बेचारी ने सामने पड़ी हलवा पूरी को देखा। उसे इतनी ऑयली चीज़ें सूट नहीं करती थी, पर ये बात वो सामने बैठे अपने नए नवेले शोहर से कैसे कहती, जिसकी शख्सियत ही इतनी डरावनी और रौबदार थी कि नूरिया को उसे देखते भी डर लगता। राजा निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ा गया। वो अल्लाह का नाम लेती झिझक कर मुंह खोल गई थी। एक निवाला वो खुद खाता और एक उसको खिलाता। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखता, एक और निवाला उसके करीब कर गया। जब वो मुंह पर हाथ रखती वहाँ से उठकर कमरे में भागी। वो निवाला वहीं प्लेट में रखता परेशान होकर उसके पीछे लपका तो वो बाथरूम में बंद उल्टियाँ कर रही थी। परेशानी से वो दरवाज़ा खटखटाने लगा। क्या हुआ रानी, दरवाज़ा तो खोलो। अगले ही पल वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो उसे देखता वो जल्दी से बाजू से पकड़कर अपने साथ लगा गया। उसकी हालत देख वो एकदम परेशान हुआ। फिक्रमंद होता उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखने लगा। क्या हुआ, इस तरह उल्टियाँ क्यों कर रही थी? राजा के पूछने पर वो चेहरा हाथों में छुपाती फूट फूट कर रो दी। उसके इस तरह रोने पर राजा बौखला गया। बताओ तो सही, क्या हुआ है? दर्द हो रहा है कहीं क्या? उसके फिक्र भरे लहजे पर वो शर्मिंदा होती नफ़ी में सर हिला गई। मुझे ज़्यादा ऑयली चीज़ें सूट नहीं करती, वॉमिट हो जाती है और तबीयत भी ख़राब हो जाती है। वो शर्मिंदगी से बोलती सर झुका गई। उफ़ यार, बस इतनी सी बात, मुझे पहले बता देती, मैं कुछ और ले आता। डरा दिया तूने राजा को। मैं सोच रहा था कि हमने तो अभी कुछ किया भी नहीं तो फिर उल्टियाँ क्यों? उसकी बात पर वो सुर्ख पड़ती कहकहा लगा गई, जबकि वो उसकी खूबसूरत हंसी में खोया। उसकी नज़रों की तपिश महसूस करती वो हाथ मसलने लगी। चल मेरी रानी, राजा कुछ अच्छा सा लेकर आता है तेरे खाने के लिए अब। वो सर तेज़ी से हिलाती कमरे से निकल गई। राजा भी मुस्कुराता कमरे से निकलने लगा जब उसे मोबाइल की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उसके मोबाइल की नहीं थी। आवाज़ के ताक़ुब में उसने देखा तो बेड पर नूरिया का फ़ोन पड़ा बज रहा था। उसके करीब जाकर देखा तो मोबाइल की स्क्रीन पर हाशिंग कॉलिंग लिखा आ रहा था। साला, वो उसे ज़ेरे लब गाली देता, कॉल काट कर मोबाइल पावर ऑफ करता, बेड पर फेंकता नूरिया के पीछे चला गया, जहां आरा चीख चीख कर पागल हो रही थी। पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन भी दर्ज करवा चुकी थी, पर कोई पता नहीं चल रहा था। जैन को उसने कॉल नहीं की थी अब तक, क्योंकि जानती थी वो अरमित से कितना प्यार करता है। उसे पता चलता तो आसमान सर पर उठा लेता। पर 3 रात भी जब अमरीश का कुछ पता ना चला तो जहांआरा बेगम ने जैन को कॉल कर दी। जैन, तुम जहाँ भी हो फ़ौरन घर आ जाओ प्लीज़। उनकी रोती आवाज़ पर जैन परेशान हुआ उठा। आप रो क्यों रही हैं, ठीक तो है ना सब? उसकी मुतफ़िक्र आवाज़ सुनती जहांआरा बेगम के आंसुओं में रवानी आई।
तुम बस प्लीज़ घर आ जाओ जल्दी। ओके आ रहा हूँ मैं। वो बोलता कॉल बंद कर दिया। घंटे बाद घर पहुंचा तो जहां आरा बेगम सर हाथों में गिरा इस सोफे पर बैठी थी, वो मुतफिक्र होता उनके पास पहुंचा। क्या हुआ है मॉम? उसकी आवाज़ सुनती जहां आरा उसके गले लगकर रोने लगी। अरमिश को कोई किडनैप करके ले गया है जैन। उनकी बात सुनता जैन झटके से उनसे अलग हुआ। व्हाट? ये क्या कह रही हैं मॉम आप? कौन किडनैप करके ले गया मीशा को? वो इस तरह भी कैफियत में पूछने लगा। उसके चेहरे के तासुरात देखती जहां आरा बेगम दिल ही दिल में खौफजदा हो गई। वो उसे उस दिन की सारी डिटेल्स बताने लगी। वो 3 दिन से लापता है मॉम, और मुझे आप आज बता रही हैं? मैं शहर से बाहर ही था ना, मर तो नहीं गया था। बहुत गलत किया आपने मॉम, बहुत गलत। वो बेयकीनी से कहता वहां से निकल आया और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वो कोहनियां घुटनों पर टिकाए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर उन पर ठोरी जमाए बेंच पर बैठा था, जब एकदम उसे तेज शोर सुनाई दिया। वो चौंक कर उठता ग्लास डोर की तरफ देखने लगा जहां से वो चीखती हुई बेकाबू हो रही थी। डॉक्टर और नर्सें उसे संभालने में लगे थे, पर वो किसी के काबू नहीं आ रही थी। वो बेचैन होता कमरे में दाखिल हुआ और बेड के करीब जा खड़ा हुआ। डॉक्टर आप प्लीज़ बाहर जाएं, मुझे हैंडल करने दें। वो डॉक्टर को देखता बोला तो वो समझती नर्सों को इशारा करती बाहर जाने लगी। मिस्टर अरसम, आपकी वाइफ की मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। इस वाक़ये ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। प्लीज़ कोशिश करें कि वो ज़्यादा पैनिक ना करें, वरना दोबारा डेंजर जोन में जा सकती हैं। डॉक्टर जाते जाते उसे ताकीद करना नहीं भूली थी, जिस पर वो सर हिला गया। डॉक्टर जाते जाते उसे ताकीद करना नहीं भूली थी, जिस पर वो सर हिला गया। अपने पीछे वो दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो खौफ से सफ़ेद पड़ती उसे नज़दीक आता देख रही थी। खौफ के ज़ेरे असर उसकी आवाज़ तक निकलना बंद हो चुकी थी गले से। उसकी खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ती रंगत देख वो मुतफ़िक्र सा उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। स्वीटी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? वो नरमी से उसके सर पर हाथ रख गया। प्लीज़ हमारे साथ कुछ मत करो, प्लीज़ हमें बहुत तकलीफ़ होती है, प्लीज़ माफ़ कर दो हमें, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमें जाने दो। वो खौफ से घुटी घुटी आवाज़ में बोली। आंसू तवातर से गालों पर गिरते चले गए। उसकी हालत देख अरसम का दिल दुख से फटा जा रहा था। अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या वो आपने स्टोरी सुनी है जिसमें एक एंजल एक लिटिल प्रिंसेस को भेड़िए से बचाता है? उसके नरमी से पूछने पर वो बेख्तियार इस बात में सर हिला गई। हाँ, हमें बचपन में डैड ने सुनाई थी, वो रोज़ हमें कहानी सुनाते थे। उसके मासूमियत भरे लहजे में छुपी हसरत अरसम आफरीदी साफ महसूस कर सकता था। आप वही लिटिल प्रिंसेस हो और मैं एंजल। ये एंजल अब किसी भी भेड़िए को अपनी प्रिंसेस के पास नहीं आने देगा, उसे सबसे छुपा कर रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा। वो उसके नर्म लहजे और पुरसोज अंदाज में बोले अल्फाज को अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। उसे उससे खौफ महसूस नहीं हो रहा था अब। अपने गिर्द हिफाजत की अनदेखी दीवार महसूस की। क्या सच में? हसरत भरा लहजा था उसका। जी बिल्कुल, जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर आपको घर भी तो जाना है। घर के नाम पर उस मासूम के चेहरे पर बला की वहशत छाई। नहीं, हमें नहीं जाना, हमें घर नहीं जाना, हमारा कोई घर नहीं, सुना आपने? हमें नहीं जाना। वो एकदम से पैनिक होती चीखने लगी। डॉक्टर ने अंदर आकर जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाया। सकून आवर इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों में वो होश से बेगाना हो चुकी थी, पर अरसम आफरीदी को बहुत सी सोचों में उलझा गई। अस्पताल के मखसूस लिबास में छुपा उसका नालियों में जकड़ा छोटा सा नाजुक कमज़ोर वजूद अरसम आफरीदी को अजियत में मुब्तला करता उसकी आंखें नम कर गया। वो झुककर अकीदत से उसके माथे पर लब रखता पीछे हुआ और अपनी आंखों में मौजूद नमी साफ करने लगा। सामने बैठे इंसान की नज़रों की तपिश से वो खासी बेचैन हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था उठकर भाग जाए। उसे देखने के लिए फैमिली आ चुकी थी, एक मर्द, एक औरत और उनके साथ उनका बेटा फारान। देखने और बोलचाल से लोग काफ़ी मुहज़्ज़ब लग रहे थे, पर सामने बैठे उस लड़के की नज़रों से मोमल काफ़ी परेशान हो रही थी। उसने कब सोचा था कि किसी सितमगर को दिल में बसाए, किसी और के लिए सच संवर कर भी बैठना पड़ेगा। हाँ, बासिम आफरीदी इतने सालों बाद भी मोमल आफरीदी के दिल में पूरी शान से विराजमान था। 4 सालों के हिज्र ने मोमल आफरीदी के दिल में बासिम आफरीदी का खाका और भी मजबूत कर दिया था। वो चाह कर भी उस सितमगर की मोहब्बत से पहलू नहीं छुड़वा पा रही थी। बासिम अभी ऑफिस से आया था। ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों पर उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। अंदर दाखिल होते ही माथे पर शिकनों का जाल बिछ चुका था। बड़े सब अपनी बातों में मसरूफ सिंगल सोफे पर बैठे नौजवान लड़के को देखते उसका पारा एकदम हाई हुआ। वो बेशर्मी से सामने बैठी मोमल को निहारने में मसरूफ था, जो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती कंधे पर फिसलता दुपट्टा बार बार सही कर रही थी।
उसके लिबास को देख बासिम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, मनाहिल की आवाज़ से उसके बढ़ते कदम रुके। पापा। मोमल उसे तैयार करके सुला चुकी थी। उठने पर जब अपने पास ना देखा उसे तो कमरे से बाहर आ गई। उसकी आवाज़ पर बासिम ने झुककर उसे अपनी बाहों में भरा, पापा की जान, और उसके गालों को चूमा। बासिम बेटा आओ, इनसे मिलो, ये हमारी मोमल को देखने आए हैं। फरीहा अफरीदी की पुकार पर वो अंदर आता, सबसे सलाम लेकर एक सोफे पर बैठ गया। मनाहिल उसकी गोद में ही थी। जी वो तो मुझे नज़र आ ही रहा है कि बहुत गौर से देखा जा रहा है। उसकी सर्द आवाज़ सुनते फारान ने हलक तर करते नज़रें चुराईं और बेवजह कमरे में नज़रें दौड़ाने लगा इधर उधर। मामा, मीनू मामा पास जाना है। मनाहिल मोमल की तरफ हाथ बढ़ाकर रोती आवाज़ में बोली तो सबके सामने उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनते मोमल का रंग उड़ा। आने वाले तीनों लोग सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो दरअसल ये हमारा बड़ा बेटा है बासिम, ये इसकी बेटी है मनाहिल। इसकी माँ का इंतकाल इसकी पैदाइश पर ही हो गया था, इसलिए मोमल इसे संभालती है। मोमल के साथ काफ़ी अटैच है, इसलिए मोमल को कभी कभार ऐसे पुकार लेती है। ईशा अफरीदी की तफसील पर वो सर हिला गए। बासिम मनाहिल को वहाँ से लेता उठ गया। मीनू की मामा मामा वाली रट जारी हो चुकी थी। सोकर उठने के बाद उसे सिर्फ मोमल चाहिए होती थी। बासिम बगैर उसकी एक भी पुकार पर कान धरे उसे लिए कमरे में आ गया अपने। उसके मुसलसल रोने की आवाज़ से बेचैन होकर मोमल वहाँ से उठ पड़ी। वो मनाहिल बहुत रो रही है, मैं देख कर आती हूँ। बगैर किसी का जवाब सुनती वो तेज़ी से वहाँ से उठकर चली गई थी। बासिम के कमरे में जाते उसके कदम भारी हो रहे थे। दरवाज़ा लॉक नहीं था। अल्लाह का नाम लेती दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में सिर्फ मनाहिल थी जो रोते रोते सो चुकी थी। अब कमरे का एक तफसीली जायज़ा लेती, तेज़ तेज़ कदम उठाती, बेड के पास खड़ी वो मोमल को देखने लगी। गुलाबी फूलदार फ्रॉक पहने वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसके गाल चूमने की गर्ज से वो मुस्कुराती उसकी तरफ झुकी, जब पीछे से वो अपने सख्त हाथ की गिरफ्त में उसकी नाजुक कलाई जकड़ता उसे अपनी तरफ खींच गया। इस अचानक उफ्ताद पर मोमल को संभलने का मौका भी ना मिला और वो उसके सीने से टकराई। अधखुले बाल लहराते हुए बासिम के चेहरे पर पल भर के लिए साया कर गए और गेंजा का आसमानी रंग का दुपट्टा कंधे से फिसल कर उसके बाजू पर आन टिका। आसमानी रंग की शॉर्ट शर्ट और कैप्री में मलबूस उसका नाजुक सरापा बासिम के दिल में आग ही लगा गया। वो इतनी देर से उस घटिया शख्स के सामने बैठी उसकी गलीज नज़रों के हिसार में थी। ऐसा बासिम का सोचना था। ये क्या बेहुदा लिबास पहन रखा है तुमने? बहुत शौक है क्या अपने हुस्न की नुमाइश करने का? इसीलिए उस गैर मर्द के सामने इस हुलिये में बैठी थी तब से। ये बोलकर वो अपने अंदर की तपिश को कम करना चाह रहा था, उसका दिल जलाकर, वरना उस इंसान की नज़रों से मोमल का बेचैन होना उसने बखूबी देखा था। उसकी तल्ख बात पर मोमल की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। तो प्लीज़ छोड़ें। वो उसकी सख्त गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाने की तगो-दो करने लगी, पर वो उस पर अपनी गिरफ्त कमज़ोर करने की बजाय और मजबूत कर गया। सवाल का जवाब दो मेरे। वो दांत पीसता हुआ उसे पूछने लगा, आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? आपके पास ऐसा कोई हक नहीं जिसके बाइस आप यूं मुझसे बाज पुरस कर सकें। जी खड़ा करके वो बोल तो गई, पर उसके सुर्ख होते चेहरे को देख दिल ही दिल में खौफजदा भी हुई। आउट। वो एकदम से उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए चीखा। सुर्ख पड़ता चेहरा गुस्से और ज़ब्त की इंतहा को जाहिर कर रहा था। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर जहाँ वो खौफ से कांपने लगी, वहीं बेड पर सोई मनाहिल उठकर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। अपने खौफ को भूलती वो तेज़ी से मनाहिल की तरफ लपकी और उसे उठाकर कंधे से लगा गई। वो कच्ची नींद से जागी थी, इसलिए सिसकती जल्दी उसके कंधे में मुंह छुपाकर सो गई। उसकी तरफ से ध्यान हटते जैसे ही उसकी नज़र बासिम पर पड़ी तो वो नज़रें चुराती यहाँ वहाँ देखने लगी, क्योंकि वो सख्त तेवरों से उसे देख रहा था। पर इस बात को बहुत दिल में तसल्ली हुई कि अब वो मनाहिल के मामले में उसे कुछ नहीं कहता था। मनाहिल को यूं ही कंधे से लगाए वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। दरवाजे के कुछ करीब पहुंचते ही भागती हुई कमरे से निकल गई। सिलीगर वो बेड के करीब उसका गिरा दुपट्टा देखते लब से लब भींच कर रह गया, वरना दिल कर रहा था कि उसकी लापरवाही पर एक आध थप्पड़ जड़ दे उसके मुंह पर। ऊपर से उसके वजूद पर पड़ती वो अनजान नज़रें याद आते उसका दिमाग मज़ीद ख़राब हो रहा था। डैम इट। वो बालों में हाथ फेरता अपना गुस्सा कम करने लगा, जो फ़िलहाल मुश्किल ही लग रहा था। आज अरमिश को अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। दवाओं के ज़ेरे असर वो सो रही थी, जबकि अरसम पास बैठा गहरी सोच में था। वो 3 दिन से यहाँ अरमिश के पास था। अरमिश थोड़ी बहुत उससे मायूस हो चुकी थी। वो उसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डील कर रहा था। वो भी उससे खौफ नहीं खाती थी, बल्कि अगर वो फार्मेसी तक या फिर फ्रेश होने के लिए भी जाता तो वो बेचैन हो जाती।
اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگتی، پھر اسے دیکھتے ہی سکون کی لہر اس کی آنکھوں میں اترتی تھی۔ یہ بات ارسم بھی محسوس کر چکا تھا۔ اسے پریکٹس کے لیے جانا تھا، پر فی الحال اس کے لیے سب سے اہم ارمیش تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تو اسے بالکل سامنے پایا۔ گڈ مارننگ، وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ گڈ مارننگ۔ وہ 1 اسٹینڈرڈ کے بعد کبھی اسکول نہیں گئی، اس لیے اسے انگریزی تو نہیں آتی تھی، پر زین سے کچھ الفاظ سن کر جان گئی تھی، اور یہ الفاظ انہی میں سے تھے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ اتنی پیاری آواز ہوتے ہوئے کنجوسی کیوں؟ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ میں اب صحیح محسوس کر رہی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ دھیان سے وہ احتیاط سے اسے اٹھا کر بٹھانے میں مدد کرنے لگا۔